Hi everyone, I am your educator Anjali Sharma and I welcome you all to Arpita Sharma classes. In this series, we'll be understanding some super important topics in Indian economy for UPSC CSE prelims plus mains, and the topic for today would be industrial policies, that is of 1948, 56, 1991, and disinvestment or strategic disinvestment. Before starting the class, a small announcement. Arpita ma'am is taking live classes on Unacademy Plus. She's taking a class course on medieval history and ancient history. You can use code Sharma20 to get 10% discount. Also, you can join our Telegram channel, Simplifying UPSC with Ease, for class updates and notes. Now, let's begin with today's class. So this is a timeline that I created or made for जिसमें कि हमारी सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में कितनी रिफॉर्म्स हुई हैं वो पता चल रहा है 1948 में सबसे पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो है वो हुआ था इंडिपेंडेंट इंडिया का सो 1948 की पॉलिसी या 56 या 77 या 80 या 91 की पॉलिसी पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती क्या है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी जो होती है ये एक कंट्री की ऑफिशियल स्ट्रैटेजिक एफर्ट होती है ताकि वो एनकरेज कर सके क्या, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, सभी क्षेत्रों के इकोनॉमी में वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सके और उसका जो फोकस हो वो मैन्युफैक्चरिंग पे हो। यूजुअली ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता। तो अब 1948 वाली जो थी वो आपकी सबसे पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन थी। उसके बाद ये एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी थी, लार्ज पब्लिक सेक्टर पे इसमें ज़्यादा फोकस किया गया था और इसमें एम्फेसिस ऑन बिजनेस रेगुलेटिंग एंड सेंट्रल प्लानिंग। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मैं डिटेल में कराने वाली हूँ इसके आगे वाली स्लाइड में। सो 1956 और 1948 और 1991 सिर्फ इन तीनों पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 56 वाला जो है इस इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म को इसे इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके अंदर जो है 1956 वाले को और फर्दर मॉडिफाई किया गया 73 में, 77 में, 1980 में। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी कॉटेज एंड एसएसआईज को। एसएसआईज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। लाइसेंसिंग के ऊपर फोकस किया गया था, पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंशन पे फोकस किया गया था और इट प्रिवेंटेड द राइज ऑफ प्राइवेट मोनोपोलीज। 1977 वाली जो आई थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसमें एक नया यूनिट बना था जिसे टाइनी यूनिट कहते हैं और इसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन किस पे था, डिसेंट्रलाइजेशन पे। ठीक है, और इट कैटेगराइज स्मॉल सेक्टर इनटू 3 ग्रुप्स। ठीक है, अब 3 ग्रुप्स में कौन से करा था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। प्रिस्क्राइब डिफरेंट एरियाज फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड रिस्ट्रिक्शंस वर पुट ऑन मल्टीनेशनल कंपनीज। देन कम्स 1980, it reaffirmed MRTP Act, which was passed in 1969, and FERA, which is Foreign Exchange Regulations Act. More emphasis was put on the need of promoting competition, promoted the concept of economic federation. So it also promoted the concept of economic federation. अब बारी आती है 1991 की, which is one major industrial policy reform in the history of India. इसमें आपके LPG रिफॉर्म्स आए थे, इसने लाइसेंस राज को अबॉलिश कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट हुई पब्लिक सेक्टर की काफ़ी ज़्यादा, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज डिसइन्वेस्टमेंट। और फिर अभी रिसेंटली भी आई गेस प्रीवियस ईयर में ही 2019 में ही स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की बात हुई थी। 1991 में ही आपकी फॉरेन टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट आई थी, एमआरटीपी एक्ट में अमेंडमेंट हुई थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया था और इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था एक्सपोर्ट सेक्टर ऑफ द कंट्री को। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी में सबसे पहले 1948 वाले पे ध्यान दे लेते हैं। ठीक है, इट डिफाइंड द ब्रॉड कॉन्टोर्स ऑफ द पॉलिसी delineating the role of the state in industrial development both as an entrepreneur and authority. It made clear that India is going to have a mixed economic model. मतलब इसने बता दिया था कि इंडिया में सोशलिस्ट या कैपिटलिस्ट मॉडल नहीं होगा, it will have a mixed economic model. It classified industries into 4 broad areas. 4 broad areas में इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया गया था, namely strategic industries, बेसिक या की इंडस्ट्रीज, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज एंड अदर इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज क्या थे, वो आपके पब्लिक सेक्टर के थे मेनली। इट इंक्लूडेड 3 इंडस्ट्रीज इन विच सेंट्रल गवर्नमेंट हैड मोनोपोली। तो 3 इंडस्ट्रीज जिसमें गवर्नमेंट की मोनोपोली हो वो वाली ये इंडस्ट्रीज थी स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज के अंदर, जो कि वो 3 थी, आर्म्स एंड अम्युनिशन,
एटॉमिक एनर्जी एंड रेल ट्रांसपोर्ट। तो इन तीनों में जो है वो गवर्नमेंट की मोनोपोली थी कि और कोई नहीं कर सकता, पब्लिक सेक्टर में ही की जाएगी। नाउ की इंडस्ट्रीज, तो टोटल मिला के 6 की इंडस्ट्रीज थी जो कि पब्लिक या प्राइवेट दोनों सेक्टर के लिए, दोनों के लिए बेसिकली ओपन थी। बट वो 6 इंडस्ट्रीज कौन सी थी? कोल, आयरन एंड स्टील, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीफोन, टेलीग्राफ एंड वायरलेस apparatus एंड मिनरल ऑयल वर डेजिग्नेटेड एज की इंडस्ट्रीज, या इन्हें बेसिक इंडस्ट्रीज कहा गया था। ठीक है, और ये इंडस्ट्रीज जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप कर रही थी, और लेकिन प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो अगर इसमें है कुछ तो उन्हें भी काम करने दिया जा रहा था, उन्हें कहा जाता कि यू आर अलाउड टू कंटिन्यू वट एवर यू आर डूइंग। सो द थर्ड इंडस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, या जो प्राइवेट सेक्टर पे थोड़ा कंट्रोल करके जो आप कह सकते हैं। इसमें 18 इंडस्ट्रीज थी जिसमें कि हैवी केमिकल, शुगर, कॉटन टेक्सटाइल, वूलन इंडस्ट्री, सीमेंट, पेपर, सॉल्ट, मशीन, पेपर एंड सॉल्ट, मशीन टूल्स, फर्टिलाइजर, रबर, एयर एंड सी ट्रांसपोर्ट, मोटर, ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। तो एटसेट्रा मैं आपको काफ़ी पहले भी बता सकती थी, बट ठीक है, इसमें काफ़ी इंडस्ट्रीज थी जो कि 18 थी टोटल इन नंबर। दीज इंडस्ट्रीज कंटिन्यू टू रिमेन अंडर प्राइवेट सेक्टर, हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट हैड जनरल कंट्रोल ओवर देम। कि मतलब आप चलाएगी तो प्राइवेट सेक्टर, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट के पास आपका कंट्रोल होगा। नाउ अदर इंडस्ट्रीज जिसमें कि प्राइवेट और कोऑपरेटिव सेक्टर आ गए थे, जो कि ऑल अदर इंडस्ट्रीज जो ऊपर वाले तीनों में नहीं कैटेगरीज में आई थी, वो जो थी वो इंडस्ट्री वाज लेफ्ट ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर। अब जो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट IDRA was passed in 1951 to implement the Industrial Policy Resolution 1948. Government revised its first industrial policy 1948 through the Industrial Policy of 1956, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रिविजन जो 1948 वाली पॉलिसी में हुई थी वो 1956 में हुई थी, और 1951 में IRDA एक्ट लाया गया था ताकि जो IPR 1948 है उसकी बहुत अच्छी इम्प्लीमेंटेशन हो सके। नाउ 1956 वाली जिसमें कि जो फर्स्ट रिविजन हुई थी 1948 की, दैट वाज इन 1956। सो इट वाज रिगार्डेड एज द इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब इतना अच्छा उन्हें उस टाइम पे ये लगा था कि इट वाज रिगार्डेड एज द इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इसे बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म भी कहते थे। द 1956 पॉलिसी emphasized the need to expand the public sector, to build up a large and growing cooperative sector, and to encourage the separation of ownership and management in private industries, and above all prevent the rise of private monopolies। तो हमारा मेन फोकस क्या था 1956 में कि जो प्राइवेट मोनोपोलीज हैं उन्हें फॉर्म ना होने दिया जाए या उन्हें राइज ना होने दिया जाए, और जो कि मेन फोकस एक और चीज पे था वो ये था कि जो पब्लिक सेक्टर है उसको एक्सपैंड किया जा सके। ठीक है, इनफैक्ट इसी टाइम पे आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान आ गया था जिसमें कि आपने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया था एंड डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर पे किया था, और इसमें फॉलो क्या किया जा रहा था आपका महालनोबिस मॉडल, जो कि आपके बनाया था किसने? प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने 1953 में। ठीक है, और 1956 पॉलिसी हमने बता दिया कि किस पे एम्फेसिस था। इट प्रोवाइडेड द बेसिक फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट पॉलिसीज इन रिगार्ड टू इंडस्ट्रीज टिल जून 1991। तो 1991 तक जो भी फ्रेमवर्क था ऑलमोस्ट 1956 में रेडी हो चुका था। 1956 IPR ने इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, शेड्यूल A, B एंड C। जो शेड्यूल A में थी उसमें 17 इंडस्ट्रीज थी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल्ली स्टेट के पास थी, और 17 में से भी जो 4 थी उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की मोनोपोली थी। ठीक है, शेड्यूल B जो था उसमें 12 इंडस्ट्रीज थी जो कि बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर के लिए ओपन थी। शेड्यूल C में जो कि आपकी A और B में नहीं आई, वो वाली इंडस्ट्रीज थी जो बच गई वो C में आई थी, एंड ये वाली जो थी इट वाज लेफ्ट ओपन टू द प्राइवेट सेक्टर कि वो अपने हिसाब से चीजें कर सकते हैं इसमें। हाउएवर द स्टेट रिजर्व द राइट टू अंडरटेक एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अगर आपको कुछ भी हो तो स्टेट के पास ये राइट था कि वो अंडरटेक कर सकती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को। ठीक है, अब फटाफट जान लेते हैं कि 1991 में क्या रिफॉर्म्स आए थे। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। The long-awaited liberalized industrial policy was announced by the Government of India in 1991 in the midst of severe economic instability in the country. The objective of the policy
was to raise efficiency and accelerate economic growth। तो अब फीचर्स क्या है इंडियन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की? काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो हमने इसमें मेंशन करे हैं और इसके आउटकम भी मेंशन करे हैं। सो सबसे पहला फीचर है आपकी डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर की। इसे एक्सप्लेनेशन की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो पब्लिक सेक्टर है उसमें जितना रिजर्वेशन था उसे कैंसिल कर दिया गया था और सिर्फ 5 सेक्टर में उन्होंने छोड़ा था कि आप रिजर्व रख सकते हैं। वो थी आर्म्स एंड एम्यूनेशन, atomic energy, minerals and oils, rail transport and mining was still continued. So presently अब सिर्फ 2 ही सेक्टर्स हैं जिसमें कि जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व्ड हैं, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे ऑपरेशंस। फिर हुई थी एक डी लाइसेंसिंग, जितनी भी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग है उसे अबॉलिश किया गया था और सिर्फ एक शॉर्ट लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज थी जिनमें अलाउड था। अब वो शॉर्ट लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज कौन सी थी? वो 4 ही थे, इलेक्ट्रॉनिक एंड एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट, स्पेसिफिक hazardous chemicals, industrial explosive, cigars and cigarettes of tobacco and manufactured tobacco substitutes। तो इनमें जो थी लाइसेंस की अभी भी जरूरत है या तब भी जरूरत थी। So let us look on the other features of the new industrial policy. Disinvestment of public sector, liberalization of foreign investment की foreign countries को जो है companies को allow किया गया था कि वो अब majority stake ले सकते हैं इंडिया में। तब in 47 high priority industries up to 51% FDI was allowed और export trading houses के लिए 74% of FDI was allowed। और आज की डेट में देर इज लाइक कुछ सेक्टर्स में 100% FDI भी अलाउड है। फॉरेन ट्रेड टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट हुआ था, ऑटोमेटिकली अप्रूवल्स फॉर टेक्नोलॉजी रिलेटेड अग्रीमेंट्स। MRTP एक्ट जो है उसे अमेंड किया गया था ताकि वो जो थ्रेश होल्ड लिमिट्स है एसेट्स पे से वो हटाई जा सके। MRTP एक्ट वॉज रिप्लेस्ड बाय द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। सो अब इसके आउटकम्स क्या थे? The 1991 policy made license permit quota जो a thing of past कि license permit और quota राज को हटा दिया गया टोटली। जो पब्लिक सेक्टर है उसका रोल कम कर दिया गया ताकि जिससे कि गवर्नमेंट के ऊपर से बर्डन भी कम हो गया। द पॉलिसी प्रोवाइडेड इजियर एंट्री फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज, प्राइवेटाइजेशन जो कि एसेट लिमिट है MRTP कंपनीज पे वो भी कम कर दी थी और लाइसेंसिंग की जो है उसमें भी थोड़ी आपने लिबरल दिखाई कि सिर्फ कुछ ही इंडस्ट्रीज हैं जहां पे आपकी लाइसेंस की जरूरत हो। ऑल दिस रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन दैट लेड टू लोअर प्राइसेस इन मेनी गुड्स सच as electronic prices. This brought domestic as well as a foreign investment in almost every sector open to private sector। तो मतलब इतनी ज्यादा कंपटीशन की वजह से आपको जो आपकी नॉर्मल पब्लिक थी उनको प्राइस बेनिफिट्स हुए, काफी ज्यादा कम प्राइसेस पे उन्हें काफी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सेट्रा मिलने लग गए। ठीक है, उसमें स्पेशल एफर्ट्स हुए थे इसके अंदर ताकि आपकी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो और इसी में आए थे आपके कंसेप्ट्स लाइक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, एग्रो एक्सपोर्ट जोन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो ये सब आपके 1991 की पॉलिसीज में आए थे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि अब डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है। So now what is disinvestment? So normal disinvestment means sale or liquidation of assets by the government, usually central or state public sector enterprises, projects or other fixed assets। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी एक मान लीजिए कंपनी का जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ओन्ड है उसका एसेट को लिक्विडेट करना, उसके एसेट को, उसके स्टेक्स को बेच देना। द गवर्नमेंट अंडरटेक्स डिसइन्वेस्टमेंट अब क्यों की जाती है? टू रिड्यूस फिस्कल बर्डन, टू रेज मनी फॉर मीटिंग स्पेसिफिक नीड्स सच एज टू ब्रिज द रेवेन्यू शॉर्टफॉल फ्रॉम अदर रेगुलर सोर्सेज। तो इसलिए की जाती है ताकि फिस्कल बर्डन कम हो जाए या कुछ स्पेसिफिक नीड्स है पैसे की गवर्नमेंट के पास, तो उसको पूरी करने के लिए भी वो डिसइन्वेस्ट करने का डिसाइड करती है। नाउ डिसइन्वेस्टमेंट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स: माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट और कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन। माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट में जो गवर्नमेंट है वो मेजॉरिटी स्टेक रखना चाहती है। ठीक है, अगर मैं कम से कम डिसइन्वेस्ट करूं तो ध्यान रखिए कि अगर मैं कम डिसइन्वेस्टमेंट कर रही हूं और मैं गवर्नमेंट हूं तो मैं अपने पास मेजॉरिटी शेयर रख रही हूं। तो दैट शेयर इज टिपिकली 51%। ठीक, ग्रेटर देन 51%, 51% से ज्यादा शेयर जो है वो गवर्नमेंट के पास ही रहता है माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट में। मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट में आपकी जो गवर्नमेंट है वो रिटेन करती है माइनॉरिटी स्टेक, ताकि आपका जो मेजॉरिटी है वो प्राइवेट सेक्टर के पास है और गवर्नमेंट जो है वो आपकी माइनॉरिटी स्टेक होल्डर है। कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, जैसा उसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि इसमें जो डिसइन्वेस्टमेंट है ऐसी होती है कि 100% जो है आपका वो कंट्रोल जो होता है दैट इज पास टू द बायर। Now, what is strategic disinvestment? Strategic disinvestment is the transfer of the ownership and control of public sector entity to some other entity, mostly a private sector. Unlike simple disinvestment, strategic sale implies a kind of privatization.
तो जो नॉर्मल डिसइन्वेस्टमेंट होती है दैट मीन्स कि आपका जो गवर्नमेंट का स्टेक है वो पब्लिक एंटरप्राइज में डाइल्यूट किया जाता है, लेकिन स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में जो होता है वो आप ट्रांसफर कर रहे हैं ओनरशिप और कंट्रोल पब्लिक सेक्टर एंटिटी का टू सम अदर एंटिटी, जो कि ज्यादातर एक प्राइवेट सेक्टर एंटिटी ही होती है। पहले सारे डिसइन्वेस्टमेंट्स के लिए नीति आयोग रिस्पॉन्सिबल होती थी, अब DIPAM विच इज डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है, उसके नोडल डिपार्टमेंट को अपॉइंट किया गया है ताकि वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कर सके। द डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन डिफाइन स्ट्रैटेजिक सेल एज अ सेल ऑफ सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ द गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग ऑफ अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर enterprise of up to 50% or such higher percentage as competent authority may determine। ठीक है, the economic potential of such entities may be better discovered in the hands of strategic investors due to various factors, कि आपका जो प्राइवेट सेक्टर है या अदर एंटिटी जो है वो आपकी उसमें ज्यादा बेटर कैपिटल इन्फ्यूज कर पाएगी, टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर पाएगी, मैनेजमेंट इफेक्टिव रहेगा। सो इस रीजन की वजह से स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, एंड इन इंडिया इट हैज बीन गाइडेड बाय द बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल कि गवर्नमेंट जो है उसको बिजनेस में नहीं घुसना चाहिए, वो अपने जो काम करती है उसे वो ही करना चाहिए, उसे बिजनेस के एरियाज में नहीं एंटर करना चाहिए। नाउ लेट अस एंड दिस क्लास ऑन अ पॉजिटिव नोट। रोड्स लीड टू ब्यूटिफुल डेस्टिनेशंस। सो रास्ता जितना मुश्किल होगा मंजिलें उतनी ब्यूटिफुल होंगी आपकी। टिल देन हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।